हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स एज अगेन। आज का टॉपिक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज में है क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा सेंट्रल बैंक ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करता है जिससे क्रेडिट कंट्रोल हो। ये टॉपिक समझने के पहले कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। ये बेसिक चीजें तुम लोग को अगर आती है तो ये टॉपिक पढ़ना ज्यादा वर्थ हो जाएगा। और मेरे ख्याल से कुछ कुछ चीजें पता होगी जिन डेप्थ में पता होनी चाहिए, वो डेप्थ में अगर नहीं पता है तो सुन लो ये टॉपिक। द वेरी फर्स्ट थिंग इज इन्फ्लेशन। हिंदी में मुद्रास्फीति बोलते हैं। मैं हिंदी इसलिए बता रहा हूं कि रिसेंटली तुम लोगों ने एक हिंदी दिवस सेलिब्रेट करा है अभी, तो पता होनी चाहिए कुछ कुछ चीजें हिंदी में भी। सो इन्फ्लेशन को हम बहुत नॉर्मल सेंस में जब पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज चैनल्स में जब तुमने सुना समझा होगा तो तुम्हें इन्फ्लेशन का मतलब लगता होगा महंगाई। सबसे पहले दिमाग से ये बात हमेशा के लिए हटा दो कि इन्फ्लेशन महंगाई होता है। कुछ लोगों के लिए नो डाउट महंगाई होता है, पर इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब है इन्फ्लेशन का राइज इन जनरल प्राइस लेवल। बस ये बात समझना, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल प्राइस लेवल का बढ़ना। प्राइजेस का बढ़ना अलग कॉन्सेप्ट है और प्राइस लेवल का बढ़ना अलग कॉन्सेप्ट है। जब हम बोलते हैं प्राइजेस बढ़े हैं तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, और जब हम बोलते हैं प्राइस का लेवल बढ़ गया तो हम मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं। प्राइस का लेवल बढ़ गया कैसे पता चलेगा? ये हमें फील होगा। सो इन्फ्लेशन इज मोर ऑफ अ फीलिंग। इन्फ्लेशन एक फीलिंग है। हमें मार्केट में हम जाएंगे, हमें लगेगा पिछले साल हम जब जाते थे हमारे पास जो पैसा होता था सेम सैलरी, एंड हमें फील होता था नहीं यार सैलरी ठीक है, डिसेंट है। अब इस साल हमें फील हो रहा है इस करंट ईयर में कि सैलरी थोड़ी कम पड़ने लगी है। ये कम पड़ने लगी है, फीलिंग कौन से गुड्स की हमें नहीं पता, बट इट इज फीलिंग कि हाँ यार सैलरी इज गोइंग डाउन। इन शॉर्ट इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब होता है इससे रिलेटेड फॉल इन दी वैल्यू ऑफ मनी और करेंसी। जब हमारे पास जो पैसा है, मनी है, करेंसी है, जब उसकी वैल्यू कम होने लगेगी, हमें कम लगने लगेगी, फील होगा, तो हम कहेंगे मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है। सो इन्फ्लेशन है जब प्राइस का लेवल बढ़े। हां, कुछ लोगों के लिए महंगाई हो सकती है, महंगाई होती है। चलो, द नेक्स्ट थिंग इज डिफ्लेशन। easy for you to understand now. Deflation is इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा, रिवर्स रेप्लिका बोल रहा हूं। इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा इन्फ्लेशन का। सो डिफ्लेशन क्या होगा? डिफ्लेशन इज फॉल इन दी वैल्यू, फॉल इन दी जनरल प्राइस लेवल और राइज इन दी वैल्यू ऑफ करेंसी। जब जनरल प्राइस लेवल कम होने लगे तो वो डिफ्लेशन है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में से पूछा जाए कि ज्यादा अच्छा क्या है या अच्छा क्या है, हमेशा इन्फ्लेशन आंसर करना। दो इन्फ्लेशन बुरा लग रहा होगा, सुनने में लगता होगा कि जब प्राइसेस का लेवल बढ़ रहा है हम ये अच्छा है, और प्राइसेस का लेवल कम हो रहा है तो ये बुरा है। यस, प्राइसेस का लेवल बढ़ना हमेशा अच्छा होता है फॉर द ग्रोथ इकोनॉमी। प्राइसेस का लेवल कम होना हमेशा बुरा होगा फॉर द ग्रोथ इकोनॉमी। तो प्राइसेस का लेवल कम होने से इकोनॉमी ग्रो नहीं करती, रादर इकोनॉमी डाउन ट्रेंड फील सिनेरियो पे आती है। और प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। प्राइसेस बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, पूरा एक चेन। सो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो गया क्लियर। फिर आते हैं मनी सप्लाई। ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन डायरेक्टली मनी सप्लाई से रिलेटेड। मनी सप्लाई इज अवेलेबिलिटी ऑफ द टोटल मनी इन द इकोनॉमी। टोटल मनी का क्या मतलब है? टोटल मनी इज जितनी मनी लोगों के पास है, जो दो फॉर्म में होती है। सो टोटल मनी विद द पीपल हैज टू कंपोनेंट्स, जितना कैश है और जितना डिपॉजिट है। हमारी मनी ऐसे ही कैलकुलेट होती है। मेरे पास कितना मनी है कैसे पता चलेगा? मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कितना है, चाहे वो टाइम डिपॉजिट हो, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो, सेविंग अकाउंट के फॉर्म में या किसी भी अकाउंट के फॉर्म में, और मेरे पास कैश कितना, इतनी ही मनी होती, बाकी तो एसेट्स होते हैं। सो टोटल मनी सप्लाई कितनी है? अगर ये मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, ये मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा या डिफ्लेशन की तरफ इकोनॉमी बढ़ेगी। सो एवरीथिंग इन द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन मनी सप्लाई। सीधी बात, ज्यादा पैसे होंगे तुम्हारे पास तो तुम ज्यादा खर्चा करने की सोचोगे,
कम पैसे होंगे तुम्हारे पास तो तुम कम खर्चा करने की सोचोगे। सो पैसों से रिलेटेड है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। सोचो तुम्हारे पास पैसा अचानक से बहुत ज्यादा आ जाए, सो विल नॉट गो एंड थिंक ऑफ प्राइजेस बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट। हम सोचेंगे नहीं प्रोडक्ट खरीदने के पहले प्राइस का। तो प्रोडक्ट का प्राइस अगर ज्यादा भी होगा तो हम ज्यादा प्राइस पे करेंगे। इन शॉर्ट मार्केट क्या फील करेगा कि अरे जो बंदा है इसका बहुत सारा पैसा है, प्राइस बढ़ा देते हैं, तो हमारी वजह से मार्केट का प्राइस बढ़ेगा। तो मार्केट का प्राइस बढ़ेगा तो एक गुट का, दो गुट का, पूरे मैक्रो लेवल पे एक सिनेरियो क्रिएट होगा कि मार्केट का प्राइस बढ़ने लगा। सो दिस इज इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय मनी सप्लाई। सो इन्फ्लेशन का सीधा रिलेशन किससे? मनी सप्लाई से। मनी सप्लाई कम कर दो, तुमसे पैसा छीन लिया जाए तो क्या होगा? तुम गुड्स नहीं खरीदोगे, तो महंगाई जो है वो धीरे धीरे, जो महंगे गुड्स है वो धीरे 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 कम होने लगेंगे। सो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द मनी सप्लाई। लास्ट इज कमर्शियल बैंक। ये मनी सप्लाई क्रिएट करने का काम हम नेक्स्ट टॉपिक में, हालांकि इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मनी सप्लाई क्रिएट करने का काम कमर्शियल बैंक, यही वो लिंक है, यही वो चेन का हिस्सा है जहां मनी सप्लाई होती है। आरबीआई तो इतनी करेंसी प्रिंट करके हमें सौंप देता है कि लो भैया तुम्हारी करेंसी, इसको चलाओ। सेंट्रल बैंक का काम है करेंसी प्रिंट करना। फिर कमर्शियल बैंक्स आते हैं। कमर्शियल बैंक मतलब नॉर्मल कमर्शियल बैंक जो वर्किंग फॉर प्रॉफिट, जो लोन देते हैं, एडवांसेस देते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है टू अर्न प्रॉफिट इन द इकोनॉमी। तो वो जब भी हमें लोन देते हैं वो कोशिश करते हैं 100 रुपए से 500 रुपए तक का लोन जनरेट हो जाए। तो वो जितना ज्यादा लोन जनरेट करेंगे उतना ज्यादा मनी सप्लाई क्रिएट होगी। सो जितना ज्यादा लोन का अमाउंट बढ़ता जाएगा, लोन देंगे। सोचो मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब मेरे पास मनी सप्लाई नहीं है। बैंक ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, काम करो, तुम्हें कोई चीज प्रोडक्ट खरीदनी है, मोबाइल खरीदना है, कार खरीदनी है, बाइक खरीद, जो भी खरीदना है, हम पैसा देते हैं। वो पैसा किसी और का है, किसी और ने डिपॉजिट करा, बैंक ने मुझे दे दिया पैसा। तो ये जो मैंने पैसा लिया ये मेरी वर्थ है ही नहीं। सो इकोनॉमी में जो मेरी वर्थ है वो मैं यूज नहीं करता हूं, मैं अपनी वर्थ से आगे जाके गुड्स लेता हूं। कैसे होता है ये? बैंक मुझे एक्स्ट्रा फाइनेंस करता है, और जब बैंक ने मुझे एक्स्ट्रा फाइनेंस करा तो इससे एक्स्ट्रा मनी सप्लाई आई, गुड्स का प्राइस एक्स्ट्रा बढ़ गया। मेरे पास जब एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो आई विल गो एंड आई विल बाय द प्रोडक्ट। मैं प्रोडक्ट जबरदस्ती भी खरीदूंगा। तो मनी सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन आता है, और मनी सप्लाई को बढ़ाने कम करने का काम किसके हाथ में होता है? कमर्शियल बैंक के। सो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई इसी मनी सप्लाई के ज्यादा होना या कम होना, इसी सप्लाई को कंट्रोल करता है। सो द रोल ऑफ आरबीआई is to control, is to make a check on creation of money supply. So there are some instruments of RBI, हम वही पढ़ेंगे आज। There are some instruments divided in two parts, quantitative and qualitative instruments of money supply. Quantitative जिसमें एग्जैक्ट पता होगा कि कितनी मनी सप्लाई आरबीआई कंट्रोल कर सकता है, और क्वालिटेटिव में will not going to check exactly what is the impact of qualitative। ऐसे मानो कि दो एग्जाम्पल देता हूं, तुम सब लोगों की पॉकेट मनी आती होगी या आ चुकी होगी। अगर तुम में से कोई पॉकेट मनी लेना बंद कर दिया है तो आ रही होगी, मान के मैं एग्जाम्पल देता हूं। तुम्हारी पॉकेट मनी आ रही है, तुम्हारी पॉकेट मनी का जो खर्चा है वो बड़ा हैफाजार्ड, बड़ा वेग सा है, तुम कुछ भी खर्चा कर देते हो। पेरेंट्स को लगा नहीं यार इसका खर्चा कंट्रोल करना चाहिए। देयर आर टू इंस्ट्रूमेंट्स विद द पेरेंट्स। फर्स्ट, उन्होंने तुम्हारी पॉकेट मनी को ही आधा कर दिया। तुम्हें 500 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी पर मंथ, उन्होंने बोला नहीं, वी आर गोइंग टू गिव यू 250 रुपीज या 200 रुपए ही देंगे, कोई हिसाब किताब नहीं, अब सिर्फ 200 रुपए मिलेगा। तो तुम्हारी पॉकेट मनी जो है वो 50% से रिड्यूस होकर 250 पे आ गई, ये मान लेते हैं। तो इससे क्या हुआ? दिस इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि तुम्हारी जो पॉकेट मनी है वो 50% कम हो गई, तुम्हारा खर्चा 50% रिड्यूस हो गया। दूसरा, पेरेंट्स ने तुम्हें समझाया, तुम्हें बताया बेटा बैठो, ये जो पॉकेट मनी तुम यूज कर रहे हो ना, ये इसको ऐसे ऐसे यूज करना चाहिए। उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स तुम्हें बताए, करो या ना करो, उन्होंने तुम्हें कुछ सजेशन दिए कि काम करो, मेरे पास एक स्कीम है, यहां पैसा लगा दो और सोच लो तुम्हें जो करना है तो कर सकते हो तो करो, चलो। नाउ इन सेकंड सजेशन इट इज नॉट कंपल्सरी कि तुम वो मानो। पेरेंट्स ने सजेशन दिया, समझाया कहां खर्चा करना चाहिए, कैसे खर्चा करना चाहिए, मानना ना मानना तो तुम्हारे हाथ में है। सो हम माने या ना माने, इट इज इन योर हैंड अल्टीमेटली। सो इन सेकंड थिंग, इट इज अ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट विच हैज नो क्वांटिफिकेशन, नो मैग्नीट्यूड कि कितना कम हुआ है। इन द फर्स्ट केस yes, it has a magnitude of 50% reduction in money supply.
समझ में आए दो इंस्ट्रूमेंट्स? चलो सॉरी, अब पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है। सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन एक एक करके डिस्कस करते हैं जल्दी से। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है सीआरआर, फुल फॉर्म इज कैश रिजर्व रेशो। लिख लो, कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर। क्या होता है? हर कमर्शियल बैंक को जितना उनके पास डिपॉजिट होता है, मान लेते हैं डिपॉजिट 100 रुपए है, सो एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप सर्टेन अमाउंट, से फॉर एग्जांपल 5%, तो कितना हो गया 5 रुपए विद आरबीआई। हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई बोलता है ठीक है 100 रुपए आया आज का, उसमें से 5 रुपए निकाल के हमें दे दो, अपने पास रखो 95, जो करना है करो, लोन देना है लोन दो, नहीं देना है मत दो, प्रॉफिट कमाना है कमाओ, नहीं कमाना है मत कमाओ, 5 रुपए हमें दे दो। ये कैश रिजर्व रेशियो होता है। किस नाम से लेता है आरबीआई? लॉजिक यही देता है आरबीआई सॉरी, कि ये जो पैसा मैं ले रहा हूं ये किस लिए ले रहा हूं? ये पैसा मैं ले रहा हूं क्योंकि मुझे डर है कि कल को तुम भाग जाओ, सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पज से ये पैसा लिया जाता है। लॉजिकली हमें पता है बैक ऑफ द स्टेज लॉजिक क्या है। बैक ऑफ द स्टेज लॉजिक लगाता है आरबीआई कि अगर ये पैसा 5 रुपए मैंने रखा हुआ है 5%, तो बैंक लोन दे रहा है 95%। अगर ये उठा के हम 10% कर दें तो बैंक लोन कितना देगा, सॉरी कितना दे पाएगा? 90%। तो बाय इंक्रीजिंग सीआरआर वी कैन रिड्यूस मनी सप्लाई, वी कैन रिड्यूस लोनिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक। तो हम बैंक की जो लोन कैपेसिटी है, लोन देने की क्षमता है, वो हम कम कर देते हैं। जब लोन ही कम हो जाएगा, आप किसी की कैपेसिटी को ही कम कर दोगे, तो लोन अमाउंट कम होना है डेफिनेटली। सो दिस इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्लियर हुआ? आगे देखते हैं आप जल्दी से। नेक्स्ट है एसएलआर। एसएलआर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। चलो अब ये समझते हैं क्या होता है। सीआरआर समझ में आ गया होगा। अब एसएलआर का सिंपल सा फंडा है आफ्टर सीआरआर, ये बात समझना, मतलब 100 में से 5 रुपए सीआरआर के फॉर्म में निकल चुके हैं, तो आफ्टर सीआरआर जितना भी अमाउंट बचे ये किसके पास रखना होता है? सीआरआर हमने अभी समझ लिया, दिस इज टू बी केप्ट विद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये किसके पास रखना होगा? तो बैंक बोलेगा एक काम करो, इसमें से कुछ और हिस्सा निकालो, सपोज 25 रुपए, मैं परसेंटेज के फॉर्म में नहीं समझा रहा हूं, मैं सीधे अमाउंट के फॉर्म में समझाता हूं अभी। तो 25 रुपए ये हो गया एसएलआर, किसके पास रखना है? सो आरबीआई बोलेगा खुद के पास रखो, किसी और को देने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज टू बी केप्ट विद आरबीआई, दिस इज टू बी केप्ट विद बैंक इटसेल्फ, अपने पास संभाल के रखो। तो जो लोनेबल अमाउंट है वो कितना हो गया? 70 रुपीज। तो जो लोन पहले 100 रुपए का जा सकता था, क्योंकि बैंक के पास लिक्विडिटी 100 रुपए की है, बैंक ने बोला एक काम करो 5 रुपए हमें दे दो, आरबीआई ने बोला 5 रुपए हमें दे दो और 25 रुपए निकाल के अपने पास अलग रख दो। ये 5 रुपए का लॉजिक सबको समझ में आ गया होगा क्यों रखना होता है आरबीआई के पास। आरबीआई क्या बोलता है? इसलिए नहीं बोलता कि तुम लोग मनी सप्लाई बढ़ा रहे हो। आरबीआई बोलता है कल को भाग गए तो हमारे पास कोई सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए मनी सप्लाई की, तो ये हमारे पास रखो। ये क्यों रखवाता है एसएलआर? एसएलआर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, समथिंग रिलेटेड टू द लीगल। सो एसएलआर इसलिए रखवाया जाता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन केस इफ गवर्नमेंट नीड सम फंड्स, गवर्नमेंट को कुछ पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से आएगा गवर्नमेंट के पास? जब भी आरबीआई इंस्ट्रक्ट करता है ये पैसे को उठा के क्या खरीदना होता है? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय करना होता है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है उसको हम परचेज करते हैं। आरबीआई जब भी इंस्ट्रक्शन देता है ये पैसा निकाल के बैंक अपने पास रखता है। रीजन क्या है? जब भी इंस्ट्रक्शन आएगा आरबीआई के पास, दे विल इन्वेस्ट द सेम अमाउंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो लोन कितना बचा? 70 रुपए का। अब सोचो अगर ये बढ़ा के 10% और ये बढ़ा के 30 रुपए कर दिए तो क्या हो जाएगा? तो जो लोन 100 रुपए का है 70 हो रहा था, ये कम होके और कम हो जाएगा। मतलब बाय इंक्रीजिंग सीआरआर और बाय इंक्रीजिंग एसएलआर, आरबीआई कैन रिड्यूस मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी।
मनी सप्लाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक चीज और समझने के लिए, क्योंकि तुम लोग क्लास 12th में हो, याद रखना CRR प्लस SLR इक्वल्स टू LRR, यही वो लीगल रिजर्व रेशियो है जो दोनों हम अलग निकाल के रखते हैं। इतना पैसा तो निकाल के अलग रखना ही है, चाहे खुद के पास रखो या RBI के पास रखो। नेक्स्ट इज बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज अ रेट, ऐसे समझो, जो रिश्ता कमर्शियल बैंक का हमारे साथ होता है, वी आर पब्लिक, सेम रिश्ता RBI का कमर्शियल बैंक के साथ होता है। ये लव ट्राइंगल है, ऐसे मान लो। RBI का रिलेशन कमर्शियल बैंक के साथ, कमर्शियल बैंक का रिलेशन हमारे साथ। तो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देती है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट। वेरी नॉर्मल टर्म, सबको पता है। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक हमें लोन देगी, दैट रेट इज नोन एज इंटरेस्ट रेट। अब ऐसा समझो, जिस रेट पे RBI कमर्शियल बैंक को लोन देगा, दैट रेट इज नोन एज बैंक रेट। सो बैंक रेट इज अ रेट एट विच RBI lends money to commercial बैंक। सिंपल, ठीक है। अब सोचो, अगर बैंक रेट बढ़ गया तो दो चीजें होगी। पहला, कमर्शियल बैंक लोन कम लेगा, बोलेगा ठीक है रिश्ता अपनी जगह है, पर अब हम लोन नहीं लेंगे, कम लेंगे। दूसरा, अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसका असर इंटरेस्ट रेट पे भी आएगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, तो हम भी बोलेंगे ठीक है भैया, रिश्ता अपनी जगह है, रिश्तेदारी अपनी जगह, पैसा पैसा होता है, कम लेंगे लोन। सो बैंक रेट बढ़ने से अगेन मार्केट में लोन कम हो जाएगा। ठीक है, हमें तो लोन कम करने का सोचना है। चलो, फिर आता है बैंक रेट का जुड़वा भाई, वो होता है रेपो रेट। इसको समझते हैं, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट सेम बैंक रेट की डेफिनेशन आएगी, मतलब रेपो रेट भी वही होता है, रेट एट विच RBI lends money to कमर्शियल बैंक। जिस रेट पे RBI कमर्शियल बैंक को पैसा लेंड करती है, पैसा लोन देती है, उस रेट को हम कौन सा रेट बोलते हैं? द रेट इज नोन एज रेपो रेट। फिर क्वेश्चन आएगा, तुम लोग पूछोगे फिर क्या अंतर हुआ सर? दोनों जब सेम ही है तो अंतर है। पहली बात तो नाम का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर हुआ। और इन नाम का अंतर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके नाम में ही अंतर छुपा हुआ है। समझो नाम में अंतर क्या है। रेपो रेट का नाम ऐसे समझो, रीपर्चेज ऑफर रेट। रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या है? रीपर्चेज ऑफर रेट। ऐसे मानो कि रेपो रेट और बैंक रेट में एक छोटा सा डिफरेंस है। जहां बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वहीं रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये पहला डिफरेंस। बैंक रेट किसके लिए हुआ? बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम के लिए हम लेते हैं, एंड रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म, कम टाइम के लिए लिया जाता है रेपो रेट। दूसरी चीज, बैंक रेट जब हम लेंगे तो ऐसे मानो यू हैव टू गिव सम सिक्योरिटीज इंस्टेड ऑफ बैंक रेट। तुम बैंक रेट लोगे, तुम्हें कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज मॉर्टगेज करना होगा। वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी पे जो हम बैंक रेट के लिए दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी पे अगर हमें फिर से लोन चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी लेते टाइम हमने कहा था RBI को कि हम भैया अपना पैसा वापस कर देंगे। हमने पैसा वापस करना शुरू करा, हम मिडवे में है पैसा वापस करने के, बैंक वापस कर रहा है RBI को पैसा। मिडवे में आने के बाद RBI को, बैंक को लगा कुछ पैसा और चाहिए। 6 साल के लिए लिया था, 3 साल का वापस कर दिया, 3 साल बचा हुआ है, 3 साल के लिए अब कौन नई सिक्योरिटी रखे? तो जो पिछला 3 साल का हम वापस कर चुके हैं, वो सिक्योरिटी तो हमने फ्री करवा ली अपनी। उसके बेसिस पे फिर से अगर लोन चाहिए, 1 साल का एक्स्ट्रा लोन चाहिए था, पैसा कुछ कम पड़ रहा है, सो हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी पे फिर से लोन ले सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी पे लोन लेना इज नोन एज रेपो रेट पे लोन लेना। समझ में आया बैंक रेट एंड रेपो रेट का डिफरेंस क्या होता है? बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म, रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म। बैंक रेट इज फ्रेश मॉर्टगेज के लिए हम फ्रेश मॉर्टगेज देके लोन लेते हैं, और रेपो रेट में हम फ्रेश मॉर्टगेज देके लोन नहीं लेते, हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी पे ही लोन ले लेते हैं। चलो, नेक्स्ट इज
रिवर्स रेपो रेट। ये रेपो का रिवर्स है। अब जहां रेपो में आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा था, यहां पासा पलट गया, अब कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देगी। पासा पलट गया मतलब अब कमर्शियल बोलेगा ठीक है तुम्हें लोन चाहिए हम देते हैं, अब तक हम मांग रहे थे, हम गिड़गिड़ा रहे थे, अब पासा पलट गया, अब तुम्हें हम लोन देंगे, अब हम बन गए हैं लोन देने वाले साहूकार। इन शॉर्ट दिस नॉट द थिंग कि आरबीआई को पैसों की जरूरत होती है, ये मजाक में हम कितना भी बोले, एक्चुअल रीजन इज, हम जब शुरू से पढ़ रहे थे कि ये क्या चल रहा है, एक्चुअल रीजन इज टू कंट्रोल मनी सप्लाई। सो आरबीआई इज मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स, एक इंस्ट्रूमेंट से कभी भी मनी सप्लाई कंट्रोल नहीं हो सकता। सो आफ्टर ऑल द इंस्ट्रूमेंट, सपोज आरबीआई इज इंक्रीज सीआरआर, इंक्रीज एसएलआर, इंक्रीज बैंक रेट, इंक्रीज रेपो रेट, अगर मनी सप्लाई कंट्रोल नहीं होती है तो आरबीआई इज यूजिंग अनदर टूल, हुकुम का इक्का मान लो, ये लास्ट बचा हुआ कि काम करो हम ही लोन दे दो। तो सेंट्रल बोले क्या फायदा है, आरबीआई बोलेगा मार्केट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पहला, और दूसरा सिक्योरिटी, वी आर आरबीआई यार, हमारे पास तो पैसा होगा ही, सबसे सेफ कहां होगा तुम्हारा पैसा, इस देश का पैसा सबसे ज्यादा सेफ कहां है, हमें दे दो, हमसे ज्यादा सेफ हम तो बना रहे हैं पैसा पूरा, हमें दे दो। तो बैंक बोलेगा ठीक है, तो ज्यादा अच्छा डील है, तो बैंक उठा के आरबीआई को देता है। एम क्या हुआ, मनी सप्लाई कंट्रोल करना। फिर बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, मनी सप्लाई कंट्रोल तो हो जाएगा, लेकिन जब आरबीआई वापस करेगी इंटरेस्ट के साथ तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होगा। सो जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कीन्स की तुम लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, कीन्स बोलते थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए या इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स इज ए शॉर्ट टर्म इकोनॉमी, मतलब इन लॉन्ग रन इकोनॉमी इज डेड, देयर इज नो लॉन्ग रन, लॉन्ग रन होता ही नहीं है, शॉर्ट रन ही होता है। सो लॉन्ग रन इज, बोलते थे लॉन्ग रन इज मेड अप ऑफ मल्टीपल शॉर्ट रन, तो तुम्हें इकोनॉमी को शॉर्ट रन में संभालना है। तुम एक साथ लॉन्ग रन में कैसे संभाल सकते हो, तुम इकोनॉमी को 6 महीने संभालोगे ना, तुम सीधे 5 साल की इकोनॉमी कैसे संभाल लोगे। इसीलिए तो हम क्या देखेंगे, अभी क्या हो रहा है, मनी सप्लाई कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल, बाद का बाद में, पैसा वापस आएगा 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, ठीक है, तब का तब संभालेंगे। तो अभी क्या हुआ, सेंट्रल बैंक ने, कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को लोन दे दिया, मनी सप्लाई कम हो गई, जिस रेट पे दिया वो रेट क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट, रेपो का उल्टा। फिर लास्ट एक पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन, सिंपल है, तुम लोगों ने सुना होगा बॉन्ड्स, तुम लोगों ने सुना होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो दिस बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होता है, गवर्नमेंट के पेपर्स होते हैं, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास, बहुत सारे बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज गवर्नमेंट इशू करता है। ये बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज नथिंग बट काइंड ऑफ लोन टू द गवर्नमेंट, हम लोन को गवर्नमेंट को सीधे लोन ऑफर करते हैं। तो गवर्नमेंट को जब भी पैसों की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट को पैसा देंगे, गवर्नमेंट हमें एक सिक्योरिटी पेपर देगा कि भैया 5 साल बाद हम इतने इंटरेस्ट रेट में इतना पैसा हमको वापस हो जाएगा। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ये कैसे यूज होता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे सिक्योरिटी परचेज हो जाएगी, तो सिक्योरिटी जब हम परचेज करेंगे तो हमारे पास से चला जाएगा पैसा, और गवर्नमेंट के पास, हमारे पास से पैसा जाएगा और हमारे पास आ जाएगा बॉन्ड पेपर, तो हमारी मनी सप्लाई कम हो गई। हमें क्या लालच दिखा, फायदा दिखा कि 5 साल बाद पैसा इतना डबल होके मिलने वाला है, ठीक है, हमने पैसा दे दिया सरकार को। सरकार को क्या दिखा, मनी सप्लाई, आरबीआई को दिखा कि मनी सप्लाई कंट्रोल हो गई अभी टेम्पररी, तो ये लोग मनी सप्लाई कम करके रखेंगे ना, नहीं जाके कुछ सामान खरीदेंगे बहुत सारा। तो ये होता है बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज के परचेज करना। सो व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ government securities, government bonds in open market to the public or to the commercial bank directly, या तो सीधे पब्लिक को या कमर्शियल बैंक के थ्रू पब्लिक को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते हैं। कभी कभी ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी होता है, पोस्ट ऑफिस से भी लोग जाके खरीद सकते हैं। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब समझना, दो चीजें अपन ने स्टार्ट करी थी, एक तो इन्फ्लेशन और दूसरा डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम पे समझना, याद रखना एक चीज बहुत अच्छे से, इन्फ्लेशन के टाइम पे हम क्या करेंगे, हम मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करेंगे, तो आरबीआई का क्या रोल होगा। सो आरबीआई इन्फ्लेशन के टाइम पे तुम्हें दिख रहा होगा सीआरआर बढ़ा देगा, एसएलआर बढ़ा देगा, बैंक रेट बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा,
और ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज बेचेगा, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। इन केस ऑफ डिफ्लेशन चीजें रिवर्स होने वाली। क्या? सीआरआर कम कर देंगे, एसएलआर कम कर देंगे, बैंक रेट कम कर देंगे, रेपो रेट कम कर देंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज परचेज करेंगे। जब सिक्योरिटी हम परचेज करेंगे तो हम क्या देंगे उसके बदले? पैसा विद इंटरेस्ट की भैया बहुत कम हो रहा है मार्केट में, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन आ गया है, खरीदो जाके, गुड्स पड़े हुए हैं, लोग नहीं खरीद रहे हैं, लो पैसा लेके जाओ, तुमने जो पैसा हमें दिया था ये लो इंटरेस्ट के साथ ले जाओ और गुड्स खरीद लो। सो डिफ्लेशन में चीजें चेंज हो जाएगी। चल नेक्स्ट आते हैं क्वालिटेटिव। 3 क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास, मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। पहले हम 2 पढ़ेंगे नीचे वाले, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? जब भी हमें लोन लेना होता है हमें कुछ ना कुछ मॉर्टगेज रखना होता है, हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के लिए देना होता है। सपोज हमने सिक्योरिटी के लिए दिया हमारा घर, कि हमारा घर ले लो, उसके बदले लोन दे दो। लोन किस ने की सिक्योरिटी के फॉर्म में मिलेगा। एंड द प्राइस ऑफ आवर हाउस इज 50 लाख रुपीज। 50 लाख रुपए हमारे घर की कीमत है। वैल्यूएशन आ गया 50 लाख रुपीज। हमने बैंक से कहा 50 लाख रुपए का घर है, लोन दे दो, तो बैंक ने कहा ठीक है लोन दे देते हैं। सो सिक्योरिटी अगर 50 लाख की है तो बैंक बोलेगा हम लोन देंगे 40 लाख रुपए का। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि कंपलसरी है आरबीआई की तरफ से कि पूरा लोन नहीं देते। कुछ ऑड केसेस तुम्हें एग्जांपल मिल सकते हैं पर ऐसा हर बार नहीं मिलेगा। सो हमने लोन कितना दिया? हमने लोन दिया सीधा 80%। सो लोन का अमाउंट कितना हो गया? 80%। इन शॉर्ट बैंक ने अपने पास मार्जिन निकाल के कितना रखा? 10 lakhs। सो दिस 10 lakh इज अ मार्जिन। ये क्यों निकाला बैंक ने? कल को अगर तुम बिना पैसे दिए भाग गए तो बैंक के पास कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो बैंक के पास एक्स्ट्रा कितना है? 10 लाख रुपए। सो हमारे भागने का जो रेट है, जिसको हम एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कम हो जाएंगे। मेरा घर रखा है बैंक के पास 50 लाख का, मैंने बैंक से लोन लिया 40 लाख का, मैं भागूंगा तो मुझे फायदा थोड़ी है। इट्स बेटर टू रीपे द लोन। मैं भाग नहीं सकता, मेरा नुकसान हो जाएगा, 10 लाख एक्स्ट्रा नुकसान हो जाएगा। बैंक मुझसे क्या 2-3 लाख रुपए इंटरेस्ट लेगा। सो मैं क्या करता हूं? मैं भागता नहीं, बैंक से बोलता हूं ठीक है भैया मेरा घर रहने दो, बेचो मत, मैं लोन वापस करूंगा। ये हुई पहली चीज। दूसरा, अगर ये मार्जिन बढ़ा दिया, 10 की जगह 20 लाख कर दिया, तो लोन 30 का हो जाएगा। मतलब मनी सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट में। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा के आप मनी सप्लाई कम कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। सो मार्जिन क्या हुआ? मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मार्जिन होता है। सो बाय इंक्रीजिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट, banks can decrease money supply, or by decreasing the margin requirement बैंक कैन इंक्रीज मनी सप्लाई। सो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है, मार्जिन रिक्वायरमेंट का ये रोल होता है। नेक्स्ट इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। नेक्स्ट क्या है? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी बाय आरबीआई। ये क्या होता है? मैं तुम्हें कुछ सेक्टर्स के पहले नाम बताता हूं, उसके बेसिस पे तुम्हें समझ में आएगा। एक सेक्टर है एग्रीकल्चर, एक सेक्टर है हाउसिंग, जिसको हम रियल एस्टेट भी बोलते हैं। चलो 2 सेक्टर पे काम करते हैं। जनरली एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसका इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट में कितना इन्फ्लेशन आ जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा डिफ्लेशनरी ट्रेंड में होगा, हमेशा डाउन ट्रेंड में होगा। दे आर नॉट अर्निंग टू मच। तभी देश में बहुत बार किसानों की हालत बहुत ज्यादा वर्स्ट है, सिचुएशन बहुत खराब भी होती है, गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज नॉट अ सब्जेक्ट टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट। दिस इज अ वेरी नॉर्मल फैक्ट एवरीवेयर इन इंडिया। दूसरा आता है हाउसिंग। नाउ रियल एस्टेट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। कितना भी डिफ्लेशन आ जाए, द प्राइस ऑफ रियल एस्टेट इज गोइंग अप एंड अप एंड अप, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज है जो भगवान ने लिमिटेड बनाई है, दैट इज लैंड। उसी को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दो वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस इट। हम समुद्र में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मार्स में सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम उतना नहीं बना सकते जितना ऊपर वाला बना के दे चुका है। उससे ज्यादा कभी भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। जमीन इज लिमिटेड, तो जमीन की प्राइसेस बढ़ती है, हाउसिंग की प्राइसेस बढ़ती है।
अब सोचो अगर पूरे देश में इन्फ्लेशन है तो हमें क्या लगेगा इन्फ्लेशन क्यों है? क्योंकि पैसा ज्यादा है लोगों के पास। इन्फ्लेशन मतलब लोग जबरदस्ती ज्यादा के गुड्स खरीद रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट सब बढ़ा देंगे मार्केट में सोच के कि पैसा ज्यादा है। अभी किसान गया लोन लेने बैंक में, उसने बोला मुझे लोन चाहिए, तो हम बोलेंगे लोन तो बहुत महंगा है साहब, लोन तो नहीं ले सकते आप, क्योंकि लोन एक तो कम हो गया प्लस रेट वेट इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। किसान बोलेगा क्यों? तो बोलेंगे सबके पास बहुत पैसा है आपके पास। हम बैंक वालों को ऐसा बताया गया है कि सबके पास इतना पैसा है कि तुम खर्च करे करे थके जा रहे हो लेकिन रुक नहीं रहे हो, तो इन्फ्लेशन आ रहा है। तो किसान बोलेगा नहीं साहब मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, हमें तो उधार चुकाने के लिए उधार चाहिए। घर में कई बार खाने के लिए पैसा नहीं होता, जितना उगाते हैं उतना ही खुद भी कंज्यूम करते हैं, उसी में से सारे काम करने। सो किसान जो बोल रहा है वो सही है। मतलब पूरे देश का इन्फ्लेशन अपनी जगह, एग्रीकल्चर का उस पर इफेक्ट अपनी जगह। मतलब एक ही ऐसा सेक्टर है जिस पे इफेक्ट नहीं आया है इन्फ्लेशन, इसकी वजह से इन्फ्लेशन नहीं आया। ये हुआ पहला एग्जांपल। दूसरा, हो सकता है इन्फ्लेशन का मेन कॉज ही हाउसिंग हो। ये दूसरा एग्जांपल कि पूरे देश में जो इन्फ्लेशन है सबसे बड़ा कॉज है हाउसिंग का। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? तो गवर्नमेंट बोलेगा यार जब कोई एक सेक्टर की वजह से आ रहा है या पूरी इन्फ्लेशन की वजह से एक सेक्टर है जो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, उसकी वजह से कोई इंपैक्ट नहीं है और उस पर अलग ही असर हो रहा है, सो विल डू वन थिंग। Apart from the regular policies, we'll make separate policies for these sectors. एग्रीकल्चर के लिए अलग पॉलिसी बनाते हैं, इनको बोलते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन। कभी कभी तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे भी लोन जाता है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मतलब किसान लेता है लोन 1 लाख रुपए, उसको वापस करना होता है 0, मतलब उसको कुछ पैसा वापस नहीं करना होता है। कभी कभी गवर्नमेंट बोलती ठीक है पूरा लोन माफ, पूरा लोन माफ, मतलब इंटरेस्ट रेट कितना, 0 इंटरेस्ट रेट हो गया। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट माफ कर देती है। कभी कभी 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट रेट हम गवर्नमेंट बोलती ठीक है 80,000 ही वापस करो, तो 80,000 वापस करना मतलब कितना हुआ, -20 इंटरेस्ट रेट हुआ। सो इंटरेस्ट रेट नेगेटिव भी होता है। इन शॉर्ट सीधी सी मतलब है भैया गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है एग्रीकल्चर को। ये जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी हुई ये क्या हुआ, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। हाउसिंग, सपोज गवर्नमेंट बोलता है हाउसिंग के लिए सम स्पेशल पॉलिसीज, इनको लोन देने के लिए ये पॉलिसी होगी, इनको लोन कम जाएगा, या जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट हाउसिंग के लिए बनाती है। सो दिस इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल फॉर स्पेसिफिक सेक्टर। लास्ट, मॉरल सुएशन। ये वही है कि घर में मैंने जो पहले एग्जांपल दिया था, पेरेंट्स ने तुम्हें बैठ के समझाया। क्या समझाया? कि बेटा पैसा तो है तुम्हारे पास, हम देते भी हैं, बट कोशिश करो सही जगह खर्च करो, ये है वो सही जगह, यहां इन्वेस्ट करो, अननेसेसरी जगह इन्वेस्ट मत करो, तुम्हारी वजह से घर का बजट बिगड़ जाता है, तुम भी बिगड़ते जा रहे हो। अगर ये पेरेंट्स तुम्हें समझाए तो ये हुआ मॉरल सुएशन। सो मॉरल प्रेशर क्रिएटेड बाय द पेरेंट्स। नाउ यू हैव 2 ऑप्शन, लिसन टू देम एंड नॉट लिसन टू देम। बट इंडिया में गट फीलिंग तुम सबकी कहती होगी कि पैसा देने के बाद, वो पॉकेट मनी देने के बाद, वो पॉकेट मनी किसकी है? वो पॉकेट मनी तुम्हारी है। बट गट फीलिंग सेज कि पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, उन्होंने अगर हमें प्यार समझा दिया बेटा कम खर्चा करो, संभल जाओ, सुधर जाओ, अभी प्यार से समझा रहे हैं, इतना बोल के वो चले गए, तो इसके पीछे रीड बिटवीन द लाइंस होती है। वो रीड बिटवीन द लाइंस क्या होती है? पेरेंट्स को बोले बेटा सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार नहीं पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो प्यार से समझाना होता है इंडिया में, यही आरबीआई समझाता है। आरबीआई समझाता है कमर्शियल बैंक होती, सुनो संभल जाओ, पूरे मार्केट में इन्फ्लेशन आया हुआ है, सब लोगों ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए हैं, भले ही तुम प्राइवेट बैंक हो, आफ्टर लिबरलाइजेशन हमारे हाथ में पावर नहीं रह गई है, तुम अपना इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड करते हो। पर बात यहां पे देश के इन्फ्लेशन की, सुधर जाओ, चिट्ठी लिख के दे दी, न्यूज में डाल दिया, जर्नल्स में लिख दिया, मीटिंग कर ली, कॉन्वर्सेशन हो गए, ये होता है मॉरल सुएशन। और सुधरना पड़ता है, इसका लॉजिक ऐसा, नहीं सुधरेंगे तो क्या होगा, फिर दूसरे एक्शंस हैं। पर सोचो नहीं सुधरेंगे तो क्या होगा पेरेंट्स के बोलने पे, तो हम जनरली फिर बोलते हैं ठीक है यार सुधर ही जाते हैं। तो ये वही लॉजिक होता है। सो मॉरल सुएशन इज नथिंग, मॉरल सुएशन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ मॉरल प्रेशर, एथिकल प्रेशर क्रिएटेड बाय आरबीआई in the form of meeting, letter writing, conversation with commercial banks in order to work for either inflation or deflation. Hope चीजें बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ क्लियर हुई होगी। तो समझना, अब इसके बाद कोई भी डाउट होता है तो यू हैव 2 ऑप्शंस, पहले ही बता चुका हूं मैं। फर्स्ट, यू कैन
पोस्ट ऑन द कमेंट बॉक्स, अपने डाउट्स लिखो, डाउट्स के आंसर होंगे, मैं दूंगा डाउट्स के आंसर। या फिर तुम्हारे पास दूसरा बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है हमारा टेलीग्राम चैनल। नीचे लिंक्स में टेलीग्राम चैनल पे तुम जाके क्लिक करो, तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। कॉमर्स एज का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे तुम लोग अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी किसी के भी डाउट्स कभी भी पूछ सकते हो, डाउट्स के आंसर होते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग सो केयरफुली। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज सीजन 2। थैंक यू।